नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ बुंगर सिंह सोना लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात बुंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है कपड़े पर जीएसटी दर यथावत रहने पर व्यापारियों में है खुशी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री परवीन जी खंडेलवाल हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। परवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी परवीन जी, क्या कहोगे? कपड़े पर जीएसटी दर बढ़ाने का जो फैसला था सरकार ने वापस ले लिया है। कैट ने भी इसकी लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद में आज जो नतीजा है वो सबके सामने है। जी जीएसटी काउंसिल के निर्णय से, जिसमें काउंसिल ने कपड़े पर 5% की जगह 12% का जीएसटी लगाने की पूर्व घोषणा पर स्थगित करने का निर्णय आज लिया है। न केवल देश भर के व्यापारियों की ओर से, खास तौर पर कपड़े ट्रेड से जुड़े व्यापारी संगठनों की ओर से हम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का, पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी का और वर्तमान में जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल का, उनका तीनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात को समझा और समझ करके इस तार्किक निर्णय को लिया है, जिस निर्णय से लगभग देश में 1 करोड़ से ज्यादा कपड़े के व्यापारियों को लाभ होने वाला है, वहीं 85% से ज्यादा भारत की जनता को इसका लाभ मिलेगा। जी तो ये निर्णय तार्किक है, न्याय संगत है और ये निर्णय कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के कपड़ा व्यापार में और अधिक प्रोग्रेस करने के लिए हमारे व्यापारियों को और इंडस्ट्री को उत्साहित करेगा। जी परवीन जी, क्या कहोगे? क्योंकि अब एक बार स्थगित कर दिया है इसको, एक बार जैसे जो रेट है वो यथावत रख दी है, लेकिन आगामी दिनों में फिर वापस ये जैसे अप्रैल से या मार्च में, जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे अलग अलग संगठन जो है वो कह रहे हैं कि चुनाव है, इसके लिए एक बार व्यापारियों को खुश करने के लिए कर दिया है। जी देखिए, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों का दबाव न केवल केंद्र सरकार पर बल्कि देश की सभी राज्य सरकारों पर और सभी राजनीतिक दलों पर स्पष्ट रूप से दिखा है। और वास्तव में ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक प्रेशर में लेकर के आए जिससे कि वो निर्णय सही करे। लेकिन ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि ये अभी फिलहाल तात्कालिक एक लाभ है। अभी पूरी तरीके से ये तलवार बड़े व्यापारियों से हटी नहीं है और उसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी 11-12 जनवरी को प्रदेश के कानपुर शहर में सभी राज्यों के 100 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में जीएसटी से संबंधित सारे विषय, जिसमें कपड़ा व्यापार शामिल है और ई कॉमर्स, 2 विषयों पर एक लंबी लड़ाई छिड़ने का मन अब हम बना चुके हैं और उसकी सारी रणनीति हम 11-12 जनवरी को कानपुर में तय करेंगे और फिर एक बड़ा अभियान पूरे देश में छिड़ा जाएगा। और वो केवल कपड़े पर जीएसटी तक सीमित नहीं रहने वाला है। जीएसटी जैसा हमको बताया गया था, आज ठीक उसके उलट जीएसटी वर्तमान में दिखाई देता है, जिसमें व्यापारियों को अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। अब निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं के हल कराने का वक्त आ गया है। तो देश के सभी व्यापारी एकजुट होकर के इस मामले में एक निर्णायक लड़ाई की ओर चल पड़े हैं। जी परवीन जी, 30 तारीख का जो भारत बंद जो था, कपड़ा मंडियां और अलग अलग व्यापार जो थे वो जीएसटी, जिसमें जीएसटी की समस्याएं थी, वो व्यापार बंद थे, तो उससे कितना कुछ फायदा हुआ? उससे क्या फायदा हुआ? क्योंकि सरकार है ना, बंद करके सरकार के ऊपर दबाव बना पाया, कामयाब हुए? देखिए, जो बंद हुआ है वो भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन ये बात सही है कि एक दिन में इस प्रकार के निर्णय नहीं बदले जाते हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने का निर्णय 28 तारीख को हो गया था
इससे पहले की जो जितनी भी हमारी बातचीत लगातार केंद्र सरकार में विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ में हुई, तो एक वातावरण हम लोग बनाने में कामयाब हो गए। और 30 दिसंबर में जो अलग अलग शहरों के अंदर बंद हुआ, उस बंद ने हमारी इच्छा शक्ति को और मजबूत किया, जिसके कारण से आज का ये फैसला संभव हो पाया है। फैसले में न केवल कपड़ा उद्योग ने उस बंद में भाग लिया, बल्कि अन्य सभी व्यापार संगठनों ने उनका खुल करके समर्थन भी किया जी। तो इससे एक बात बड़ी जाहिर है कि यदि देश में किसी भी एक व्यापार के ऊपर यदि कोई तकलीफ आएगी, तो देश के बाकी व्यापारी भी चुप नहीं बैठेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। ये इस पूरे सिस्टम से एक बात निकल करके आई है। जी, क्या कहेंगे, जैसे कि अभी आपने बार बार कैट के माध्यम से वित्त मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अन्य राज्य सरकारों से भी आपने हर बार मांग रखी है। क्या अभी जैसे काउंसलिंग मीटिंग में जो आपने जो मेन मुद्दा रखा था, क्या जैसे कि 5%, 12% का 5% तो किया जाए, लेकिन इसके साथ में क्या ऐसा किया जाए जिससे व्यापारी जो है, व्यापार के ऊपर बार बार जो जैसे आप बता रहे हो कि तलवार लटकी हुई है, तलवार हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या देखिए, हमने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि 4 साल से अधिक का समय हो गया देश में जीएसटी लागू हुए, और इन 4 सालों में जीएसटी परिवर्तित होकर के एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम बन गया है, जिसमें अनेक प्रकार की तकलीफें व्यापारियों को आ रही है। हमने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है जब इसके ऊपर, पूरे जीएसटी कानून के ऊपर इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। 4 साल का अनुभव हमारे सामने है, और उस अनुभव के आधार पर चाहे वो जीएसटी पोर्टल में जो खामियां हैं उनको देखा जाए, या जीएसटी के टैक्सेशन सिस्टम में जो विसंगतियां हैं उनको देखा जाए, या क्यों दायरा जीएसटी का नहीं बढ़ रहा, या राजस्व और अधिक कैसे बढ़े। इन सारे विषयों पर एक तार्किक बातचीत होनी चाहिए, और उसके लिए हमने ये सुझाव दिया है कि चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई जाए, उसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो और व्यापारियों के प्रतिनिधि शामिल हो, और मिल बैठ करके हम सामूहिक अप्रोच से एक सहमति बनाए कि कैसे इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जी, परवीन जी, क्या रहेगा आगामी दिनों में? क्या कैट के माध्यम से क्या कुछ व्यापार हित में फैसले होने वाले? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 11-12 जनवरी को जब देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेता कानपुर में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें पहला जो हमारा चर्चा का विषय वो जीएसटी है। जीएसटी में जिस प्रकार की खामियां हैं, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, लेकिन वो ठीक होगा तो किस कीमत पर? क्या आप छोटे व्यापारियों का व्यापार उजाड़ करके उस स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे? ऐसी स्थिति को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को ये बताना चाहता हूं कि वो व्यापारी को अब और अधिक मूर्ख और बेवकूफ ना समझे। हमें भी अपने हितों की रक्षा करनी आती है, और अब हम कमर कस के खड़े हो गए हैं, पूरे देश का व्यापारी खड़ा हो गया है। और आने वाले समय में 11-12 जनवरी के बाद देश में जो एक बड़ा अभियान चलाने का जो योजना हम लोग बना रहे हैं, उस अभियान में सभी राजनीतिक दलों को जवाब देने पड़ेंगे, सभी राज्य सरकारों को जवाब देना पड़ेगा, और जो जवाब नहीं देगा उसको पॉलिटिकल नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जी, परवीन जी, आगे आज जैसे कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यदि उद्योग है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के लिए जो एक स्कीमबद्ध प्लान होना चाहिए, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे आज अपने कृषि की बात करें तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग सारी व्यवस्था है उसके लिए। टेक्सटाइल के लिए अपन देखें तो नए टेक्सटाइल के लिए कोई यूनिवर्सिटी है, नए टेक्सटाइल के लिए जैसे आज आज अपन बात करें दूसरी कंट्रियों की, उसके सामने आज कंपटीशन की, तो उसके सामने आज अपने कुछ भी नहीं है।
अपने देखिए पास हमने वो हमने स्किल नहीं है, वो स्किल की लेबर नहीं है, न उसके देखिए स्किल के लिए हमने डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, तो उसके लिए क्या हमने कर रहे हैं? क्योंकि हम व्यापार धीरे देखिए धीरे। हमने जी। हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर को, जब हम उनसे अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी श्री पीयूष गोयल से, हमने उनको ये सुझाव दिया है कि देश में स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल पार्क डेवलप होने चाहिए और उन स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल पार्क में वन विंडो के अंतर्गत सारी सुविधाएं व्यापारी को मिलनी चाहिए। अगर वो फाइनेंस की बात है तो फाइनेंस मिलना चाहिए, अगर वो लैंड पर जो जितने प्रकार के हमको लाइसेंस लेने हैं तो वो एक विंडो से मिलने चाहिए। टेक्नोलॉजी यदि हमें चाहिए तो उस विंडो से हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए। यदि सरकार ये सारी चीजें करती है और उस टेक्सटाइल पार्क में जो हमने कहा है कि यार्न से लेकर के कपड़े की फिनिशिंग तक, और फिनिशिंग है नहीं, कपड़े की पैकिंग तक सब एक छत के नीचे आ जाए उस टेक्सटाइल पार्क में, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। उसके बल पर हम न केवल देश के लोगों को बल्कि विदेश में भी हम एक्सपोर्ट पर भी काफी बड़े स्तर पर हम कॉम्पीट कर सकते हैं। आज क्या कारण है कि बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से बहुत छोटा देश है, जिसके पास साधन कम है, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को टक्कर देने के लिए तैयार बैठा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे टेक्सटाइल के स्ट्रक्चर में कमियां हैं, उन कमियों को सरकार दूर करे। हम जो देश के व्यापारी हैं या जो टेक्सटाइल बनाने के छोटे छोटे जो उद्योग हैं, इसको खाली खाली कपड़ा से नहीं मानना चाहिए। इस कपड़े से क्या क्या चीजें और बनती है, इस कपड़े से रुमाल बनता है, इस कपड़े से पहनने वाले कपड़े बनते हैं, इस कपड़े से शॉल बनती है, इस कपड़े से रजाई बनती है, जितने भी बाई प्रोडक्ट कपड़े से बनते हैं उन सबको एक छत में लाना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर के अंतर्गत, और अलग अलग स्पेशलाइज पार्क में अलग अलग चीजें डेवलप हो। जैसे मान लीजिए एक एक टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें रजाइयां बने, एक में गारमेंट बने, दूसरी चीज बने, तो हम अच्छा सामान दे पाएंगे, सस्ता सामान दे पाएंगे, और हम कॉम्पीट कर पाएंगे अपने ग्लोबल लेवल पर। आज आज ऐसी जो पुरानी मैनचेस्टर कहे जाने वाली जो मंडियां थी, जहां पर बड़े पैमाने पे कपड़े का उत्पादन होता था, वो धीरे धीरे पलायन में लगी हुई है, क्योंकि स्थानीय जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। आज बात करें तो केंद्र सरकार के, जैसे आपने बताया कि टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, केंद्र ने 7 टेक्सटाइल पार्क, मेगा पार्क उन्होंने स्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन जो जैसे राज्य सरकारें उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वो या तो वो लैंड के चक्कर में पड़ी रहती है, या फिर अन्य कारण होता है, या अन्य ने, जैसे कि आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पानी और लाइट की समस्या है, एमपी में लाइट सबसे सस्ती मिलती है, गुजरात में अपन बात करें तो इंडस्ट्री लगाने में एकदम सरल एक प्रक्रिया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो अभी एक देखा जाए तो वो सिस्टम से नहीं है, क्योंकि व्यापार को बढ़ाना चाहती नहीं है सरकार। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो रही है, तो कहां से होगा सब कुछ। देखिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है कि उन योजनाओं की एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो घोषणा तो होगी कि 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे, लेकिन वो टेक्सटाइल पार्क कब लगेंगे, जमीन पर क्या होगा, उसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। हमने बार बार ये कहा है कि कोई भी घोषणा के साथ उसकी समयबद्ध सीमा भी घोषित होनी चाहिए, और कौन एजेंसी उसको मॉनिटर करेगी उस एजेंसी का भी पता होना चाहिए। और जब तक सरकार, हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन जो लोकल लेवल पर काम कर रही है, जब तक उनको विश्वास में नहीं लेंगी, उनके साथ हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर या हर टेक्सटाइल पार्क के लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, तो योजनाएं की घोषणा होती रहेगी, योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो अगर हमें देश के टेक्सटाइल व्यापार को आगे बढ़ाना है, हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते कि सरकार भी व्यापारियों का सहयोग लेना चाहती है। क्या ये जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, इनके अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, कोई राज्य सरकार कुछ सोचती है, कोई कुछ सोचती है, तो उससे सारी व्यवस्था भंग होती है।
हमारा यह मानना है कि केंद्रीय स्तर पर पॉलिसी एक बने, नीति एक बने और सभी राज्य सरकारें एक समान उस नीति को लागू करें। यह तो हो सकता है कि शायद कारपेट बनाने का काम उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छा हो सकता है या हरियाणा में ज्यादा अच्छा हो सकता है, हम केवल हरियाणा को कारपेट बनाने के लिए प्रेरित करें। अगर कपड़े का काम महाराष्ट्र में अच्छा हो सकता है या मध्य प्रदेश में अच्छा हो सकता है तो हम कपड़ा वहां पर बनवाएं। प्रोड्यूसिंग के कपड़े के लिए यदि सूरत से जा सकता है तो हम सूरत को प्रमोट करें। डाइंग प्रिंटिंग के लिए यदि ईचलकरंजी बन सकता है तो हम ईचलकरंजी को प्रमोट करें। जब तक हम इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक टेक्सटाइल सेक्टर हमारा वो बिल्कुल इसी तरीके से झूलता रहेगा, पॉलिसी का अभाव रहेगा। लेकिन अब जो जागृति आई है और कैट ने इस विषय को अब अपने प्रायोरिटी पर ले लिया है और आपको मालूम है कैट यदि प्रायोरिटी पर लेती है तो हम पूरी रिसर्च के साथ सरकार से बात करते हैं और इस पर हमने बाकायदा अपनी रिसर्च टीम को कहा इस पर रिसर्च करने के लिए। जी परवीन जी, अभी सबकी नजरें है क्योंकि आज कई संगठन जैसे आपके सहयोगियों ने बताया कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग आपके साथ में, व्यापारी आपके साथ में जुड़े, हजारों की संख्या 8 करोड़ 8 करोड़ आपके साथ में, हजारों की संख्या में आपके साथ में संस्थाएं जो बड़े लेवल पे काम कर रही है, छोटे लेवल पे काम कर रही है, वो संस्थाएं आज आपके साथ में जुड़ी है। अब टेक्सटाइल हो, अन्य औद्योगिक इकाइयां जो है, औद्योगिक वर्क है, वो सब जो है आज नेशनल केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, उसको लेकर वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, डायरेक्ट वो किसी मंत्री के सामने या किसी डिपार्टमेंट के सामने वो प्रेजेंट नहीं कर सकती है। तो वो एक बीच में माध्यम आज कैट है, तो कैट को ये सब कुछ करना चाहिए। तो अब आगामी दिनों में क्या योजनाएं रहेगी, किस प्रकार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? जी देखिए, हमने अभी टेक्सटाइल के विषय को लेकर के 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय टेक्सटाइल कमेटी का गठन किया है जिसके चेयरमैन हमने आपके सूरत के ही श्री प्रमोद भगत को बनाया है और उनके साथ हम जो टेक्सटाइल के अलग अलग हब हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कानपुर है, तिरुपुर है, कोयम्बटूर है, वहां के जो हमारी एसोसिएशन है हम उनके प्रतिनिधियों को उनके साथ अटैच कर रहे हैं। और ये जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो टेक्सटाइल कमेटी है अब ये इस विषय को लेगी और हमने इस कमेटी को कहा है कि 10-11 जनवरी से पहले वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करे। हमने अपनी रिसर्च विंग को कहा है वो इस पर टेक्सटाइल के पूरे मसले पर रिसर्च करे और रिसर्च करके हम 11 तारीख को प्रमोद भगत जी की जो कमेटी है वो 11 तारीख को अपनी रिपोर्ट हम सबको देगी और उस रिपोर्ट पर हम बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी जरूरत है, राज्य सरकारों को मंत्रियों के साथ समन्वय करने की जरूरत है तो कैट उस काम को बखूबी निभाएगा। तो हम केंद्र में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके हम सेतु बनेंगे हमारे व्यापारियों और सरकार के बीच में और एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें टेक्सटाइल को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस कड़ी में मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि आज ये जो फैसला आया जो जीएसटी काउंसिल का, तो इसमें ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि इस फैसले को लाने में कैट का बहुत बड़ा हाथ है। जो पिछले हमारी टीमें पिछले 1 महीने से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिली, हम स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले, हम श्री पीयूष गोयल से मिले, हमने बहुत लंबी बातचीत स्मृति ईरानी जी के साथ में की और सबसे बातचीत के आधार पर यह फैसला आज का आया है। तो ये टीम वर्क है। अब इस टीम वर्क को कैसे हमें नीचे तक लेकर के जाना है और कैसे टेक्सटाइल के क्षेत्र को हमें बड़ा बनाना है उस पर हमारी गंभीर चिंता है और श्री प्रमोद भगत जी की अध्यक्षता में जो हमने टेक्सटाइल कमेटी बनाई है वो इस काम को बखूबी करेगी। क्या संदेश देना चाहोगे? टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहोगे? फैसले को लेकर क्या कहोगे और आगामी ऐसी कई समस्याएं टेक्सटाइल के अंदर है उसके निर्धारण को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे तमाम वो कपड़ा व्यापारियों को? और मैं केवल आपके इस चैनल के माध्यम से देश के सभी टेक्सटाइल मित्रों को ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग अपनी बात ना कहें। इस मसले में हुआ क्या है कि सूरत ने अपनी बात कही, बॉम्बे ने अपनी बात कही, साउथ इंडिया ने अपनी बात कही, नॉर्थ इंडिया ने अपनी बात कही, उससे ये इशू डाइल्यूट हो गया। मैं उनको ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये अभी खतरा है, टला नहीं है खतरा। इस खतरे से यदि हमें पूरी तरीके से निकलना है और देश के टेक्सटाइल व्यापार को हमें आगे लेकर के जाना है तो उसके लिए देश के सारे टेक्सटाइल एसोसिएशंस को मिलकर के अपना एक राष्ट्रीय स्तर का
संगठन बनाना होगा ताकि ताकि उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण से आवाज निकले तो वो एक आवाज निकले। ये काम हमने प्रमोद भगत जी की टीम को दिया है और हमें उम्मीद है कि जैसे हमने ज्वेलरी सेक्टर के अंदर एक ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हमने पेट्रोनिस की है, उसी प्रकार से हम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बनाएंगे और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश के हर व्यापारी, छोटे से छोटे व्यापारी के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से न केवल टेक्सटाइल व्यापारियों को, बल्कि आपका चैनल तो और बहुत सारे व्यापार के लोग देखते हैं, मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि आइए, अब वक्त आ गया है अपने हक को लेने का। चलो, बहुत और हक, और आपका हक भीख में कभी नहीं मिलता, मांगा जाता है, हक छीना जाता है। आइए, मिलिए, बैठिए, हम सरकार से बात करेंगे और सरकार भी बात करने के लिए उत्सुक है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अगर सरकार बातचीत की उत्सुक ना होती तो आज टेक्सटाइल का फैसला ना आता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परवीन जी खंडेलवाल।